अगर जीत फिक्स हो तो एक कायर भी लड़ सकता है, बहादुर तो वह कहलाता है जो हार फिक्स होने के बावजूद भी मैदान नहीं छोड़ता। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर से उजाला सर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो एलपीपी के अंदर लेके आए हैं। देखिए, रैखिक प्रोग्रामन समस्या या फिर एलपीपी, अगर पुराने सेकंड ग्रेड पेपरों का एनालिसिस किया जाए तो प्रत्येक साल 5 क्वेश्चन आपके एलपीपी से आते हैं। इस बार न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका एक टॉपिक दे देता और बड़ा है, और सेम आपके टॉपिक पुराने वाले हैं। ड्यूलिटी, देखिए रैखिक प्रोग्रामन समस्या होती क्या है। सबसे पहले एलपीपी को ओआर के नाम से जाना जाता था, ऑपरेशन रिसर्च, संक्रिया विज्ञान या फिर युद्ध विज्ञान के नाम से जाना जाता था। जब सेकेंड वर्ल्ड वार यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका के 2 सेनापति थे, हर्शल वुड और डेंटजिंग 2 सेनापति थे। तो अपनी सेना का और हथियारों का गठन किस प्रकार किया जाए कि दुश्मन ज़्यादा से ज़्यादा मारा जाए। उस समय उनके पास हथियार भी सीमित थे और साथ ही सेना भी सीमित थी। तो अपने हथियारों का और सेना का गठन किस प्रकार किया जाए कि दुश्मन ज़्यादा से ज़्यादा मारे जाएं। तो सबसे पहले एलपीपी का जो प्रयोग है वो ऑपरेशन रिसर्च यानी कि संक्रिया विज्ञान या फिर युद्ध विज्ञान के अंतर्गत होता था। अगर इससे पहले भी बात की जाए तो देखिए, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट नेवी एक डिपार्टमेंट होता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट नेवी, जिसमें एमएससी के थ्रू वैकेंसीज निकलती हैं टीचर्स की, 5-6 पोस्ट होती हैं। अब शर्त ये होती है कि आपकी एज 24 साल से नीचे होनी चाहिए और एमएससी आपकी मैथमेटिक्स से हो या फिर ऑपरेशन रिसर्च ये जो पेपर है इससे हो। अगर ओआर से होती है तो आपको प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन एज जो है वो 24 से नीचे होनी चाहिए। ओपनिंग सैलरी 80 से 90 हज़ार होती है और 1-2 वर्ष के बाद वो 1.25 लाख रुपए तक सैलरी पहुंच जाती है। तो क्योंकि काफ़ी बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि ये भी वैकेंसी निकलती है और इसमें केवल आपकी परसेंटेज के आधार पर आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है, फिजिकल मेडिकल होता है, उसके बाद आपको जॉब प्रोवाइड कर दी जाती है। अब देखिए, ये तो इसके बाद कि ऑपरेशन रिसर्च अगर आपके पास है तो इस वैकेंसी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब मैंने आपसे बताया कि भाई ऑपरेशन रिसर्च में ही पहले इसका प्रयोग होता था, बाद में इसका प्रयोग व्यापार में किया जाने लगा। जैसे कि अगर आप कोई भी व्यापार प्रारंभ करते हो तो आपका पहला उद्देश्य होता है कि मैक्सिमम कमाना, कि कोई भी व्यापारी अगर व्यापार में पैसा लगा रहा है तो पैसा तो लगना चाहिए न्यूनतम यानी कि मिनिमम, कि व्यापार में अगर पैसा लगाने की बात आती है तो मिनिमम, अगर टाइम खर्च करने की बात आती है तो मिनिमम, लेकिन लाभ कमाने की बात आती है तो मैक्सिमम, कम समय में मैक्सिमम लाभ आना चाहिए। तो एलपीपी का सबसे पहला गुण ही ये होता है कि अगर व्यापार में कोई भी पैसा लगाया जा रहा है तो वो मिनिमम होना चाहिए और कोई भी इनकम जो भी निकल के आ रही है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, लॉस मिनिमम होगा। अब देखिए, जैसे एलपीपी की अगर हम बात करें, किसी भी रैखिक प्रोग्रामन समस्या को लिखने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन 3 चीज़ों की आवश्यकता से पहले मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल करने के लिए सबसे पहले रैखिक प्रोग्रामन समस्या लिखना आना चाहिए। जब रैखिक प्रोग्रामन समस्या लिखना जानते हो तो उसके बाद ही आप उसका हल कर पाएंगे। अब हल करने से पहले भी मैंने आपको बताया सेकंड ग्रेड के अंदर आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं और सेकंड ग्रेड के अंदर 5 क्वेश्चन आते हैं। तो इससे पहले आपके सिलेबस के टॉपिक सेम है, एक टॉपिक आपका बढ़ाए दे देता। अब इन 5 टॉपिक के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है। एक तो पढ़ना है रैखिक प्रोग्रामन समस्या, इसको हल करने की विधियाँ, एक तो ग्राफिकल विधि। अगर एग्जामिनर 2 चरों में कोई भी क्वेश्चन दे, आपको 2 चरों में कोई भी क्वेश्चन दे और एग्जामिनर अगर आपसे सिंप्लेक्स विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करवाता है, तब भी 2 चरों वाले क्वेश्चन को आप कौन सी विधि से सॉल्व कर देंगे? ग्राफिकल विधि के द्वारा सॉल्व कर देंगे। तो देखिए, 2 या 2 से अधिक चरों के लिए अगर आप किसी विधि का उपयोग करते हो तो उसे कहते हैं हम सिंप्लेक्स विधि। 2 या 2 से अधिक रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल करने की विधि क्या कहलाती है? सिंप्लेक्स विधि कहलाती है। 2 चरों तक जब आप हल करेंगे तो कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? ग्राफिकल विधि का उपयोग करेंगे।
फिर उसके बाद जैसे ही सिंप्लेक्स बनाना सीख जाते हो तो कभी कभार क्या होता है कि चरों की संख्या और समीकरणों की संख्या अलग अलग होती है और सिंप्लेक्स विधि के द्वारा क्वेश्चन को हल करने में काफ़ी कठिनाई होती है और सिंप्लेक्स विधि के द्वारा क्वेश्चन को हल करने में काफ़ी कठिनाई होती है। तो इसके लिए हम इसकी बनाते हैं द्विदिता। क्या बनाते हो? द्विदिता। और द्विदिता बनाने के उपरांत समीकरणों की संख्या चरों की संख्या में और चरों की संख्या समीकरणों की संख्या में परिवर्तित हो जाती है और द्विदिता को फिर से हम सिंप्लेक्स विधि के द्वारा हल कर सकते हैं। ये अभी आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ये अभी आपका जुड़ा है इस बार सेकंड ग्रेड के अंदर। इसके बाद बात करते हैं नियतन की। नियतन यानी कि असाइनमेंट प्रॉब्लम, रोजमर्रा यानी कि दैनिक दिनचर्या की समस्याएं। दैनिक दिनचर्या की समस्याओं से मतलब है जैसे कि मान के चलिए 5 ट्रक चालक हैं और 5 ही ट्रक हैं, तो किस ट्रक चालक को कौन सा काम दिया जाए कि कम समय में आपका पूरा काम हो जाए, या फिर किसी भी बिजली विभाग के अंतर्गत 5 कर्मचारी और 5 ही कार्य हैं, तो उनकी क्षमता के अनुसार उनको कार्यों का आवंटन करना कि किस व्यक्ति को कौन सा कार्य दिया जाए कि कार्य समय से पूरा हो जाए और खर्चा कम से कम हो। जैसे कि मान के चलिए अगर आपको अपने घर का निर्माण करवाना और आपने 5 प्रकार के मजदूर लगाए, एक इंजीनियर लगाया है, एक आपने कोई भी इलेक्ट्रीशियन लगाया है, एक आपने मिस्त्री लगाया है, एक आपने मजदूर लगाया है, तो क्या सभी को समान सैलरी दे सकते हो? इंजीनियर को ऐसे 500 रुपये दे रहे हो और मजदूर को आप 200 रुपये दे रहे हो, क्या 200 रुपये इंजीनियर को और 500 रुपये मजदूर को दे सकते हो? क्या नहीं दे सकते। उनकी क्षमता के अनुसार उनके कार्यों का आवंटन करना और साथ ही उनको सैलरी प्रोवाइड करना, ये सब आपके किसके अंतर्गत आएंगे? नियतन समस्याओं के अंतर्गत आएंगे, यानी कि असाइनमेंट प्रॉब्लम के अंतर्गत आते हैं। अब एक समस्या होती है आपकी, कौन सी समस्या? परिवहन समस्या, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यानी कि कोई भी कंपनी माल बना रही है, 3 प्रकार की कंपनियां और माल बना रही हैं और माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है, तो माल को किस प्रकार भेजा जाए कि भेजने का खर्चा न्यूनतम हो। भेजने का खर्चा कैसा हो? न्यूनतम हो। माल को किस प्रकार भेजा जाए कि भेजने का खर्चा न्यूनतम हो, तो इस प्रकार की समस्या आपकी कैसी समस्याएं कहलाती हैं? परिवहन समस्या या फिर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब देखिए ये भी कन्फर्म है कि भाई हम तो प्रयास कर रहे हैं और आप भी प्रयास करेंगे कि सभी बच्चे सेकेंड ग्रेड में लग जाएं, सेकेंड ग्रेड में या फिर थर्ड ग्रेड में। थर्ड ग्रेड का सिलेबस भी आ चुका है और मैंने आपको बताया कि थर्ड ग्रेड के साथ में सेकेंड ग्रेड के साथ में थर्ड ग्रेड की तैयारी आसानी से की जा सकती है, क्योंकि मैथ वाले बच्चों को ऐसी कोई खास प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि 120 नंबर की आपकी जीके दी हुई है थर्ड ग्रेड के अंदर। इधर से सेकेंड ग्रेड के अंतर्गत 70 क्वेश्चन आपके जीके के आते हैं, 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के आते हैं। रीट के अंतर्गत भी साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट सेम है। और इधर से टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो सब्जेक्ट के, वहाँ भी टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना, केवल साइंस अतिरिक्त हो जाती है, साइंस आपको पढ़नी है। अब साइंस के अंतर्गत जैसे रीट में आपने पहले साइंस पढ़ी थी, इस बार एक तो केपलर का नियम जुड़ चुका है और केपलर के नियम आप डायनेमिक्स मैथमेटिक्स के अंतर्गत डायनेमिक्स जो पेपर होता है उसके अंतर्गत पढ़ते हो। अब केपलर के नियम भी आप पढ़ चुके हो। एक ऊतक जुड़ा है और एक आपका एक टॉपिक और जुड़ा है साइंस के अंतर्गत। अगर बात की जाए समांतर श्रेणी, एक तो समांतर श्रेणी वाला जो प्रतिरोध माध्यम निकाला जाता है, तो ये आपके छोटे मोटे कॉन्सेप्ट ऐड हुए हैं, तो ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं। जो सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहा है तो सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन को रेगुलर चलने दें। 9th-10th की मैथ कॉमन होती है, सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन को रेगुलर चलने दें। और उसके बाद जैसे ही सेकंड ग्रेड का पेपर दिसंबर में हो जाएगा तो जनवरी में जो समय बचेगा, जो एक्स्ट्रा टॉपिक बचे हैं, उन टॉपिक को आप 1 महीने में कवर करके आसानी से थर्ड ग्रेड का पेपर भी क्वालिफाई कर सकते हो। इसी रणनीति के साथ आपको चलना है। अब देखिए नियतन समस्या की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं और नियतन के बाद हमने बात की परिवहन समस्या की। देखो ये भी श्योर होता है कि भाई प्रत्येक बच्चा लग जाए, ये भी कोई ज़रूरी नहीं होता। किसी न किसी बच्चे के सामने कोई ना कोई समस्या अंत समय में आई जाती है। तो अगर आपके पास हुनर है और आपसे एलपीपी बहुत अच्छे से आती है तो आप एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो। जैसे कोई भी कंपनी के अंतर्गत आप जाते हो और वहाँ करोड़ों का टर्नओवर चलता है, करोड़ों का टर्नओवर चलता है। अगर आप किसी भी माल पर 1 रुपये भी उसको बचा के देते हो तो वहाँ लाखों में पैसे बचते हैं। तो अगर कोई कंपनी का मालिक किसी मैनेजर को 20 से 25 लाख रुपए देता है और आप उसके 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए बचाते हो तो वो आपको 50 लाख रुपए आसानी से पे कर देगा। तो उसके लिए एलपीपी का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो एलपीपी को बहुत अच्छे से जानता है
तो वो नियतन समस्याओं को सॉल्व कर सकता है, परिवहन समस्याओं को सॉल्व कर सकता है, सिंप्लेक्स विधि को सॉल्व कर सकता है। यदि युद्ध के मैदान में उतर जाए तो अपनी सेनाओं का गठन, अपने हथियारों का गठन भी उनकी क्षमता के अनुसार आसानी से कर सकता है। उसके लिए नियतन का आना कंपलसरी है और परिवहन का आना कंपलसरी है। और परिवहन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए 2 चरों के लिए तो ग्राफिकल विधि होती है, 2 से अधिक चरों के लिए क्रमिक स्टेप बाय स्टेप मेथड जो होता है वो होता है आपका सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है भाई। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे आगे बढ़ते हुए एलपीपी की, परिवहन समस्या की, सॉरी एलपीपी यानी कि रैखिक प्रोग्रामन समस्या की। रैखिक प्रोग्रामन समस्या, किसी भी रैखिक प्रोग्रामन समस्या को लिखने के लिए 3 चीज़ों का होना आवश्यक है। जैसे कि मान के चलिए मुझे इस रूम के अंदर मैक्सिमम गर्ल्स और बॉयज़ लाने हैं, और मैक्सिमम गर्ल्स और बॉयज़ लाने हैं इस रूम के अंतर्गत, तो मेरा उद्देश्य हो गया मैक्सिमम। ठीक है। अगर लड़कियों की संख्या को मैं x से मानूं और लड़कों की संख्या को y से मानूं तो मेरा उद्देश्य है मैक्सिमम z x प्लस वाई के x प्लस वाई का मान मैक्सिमम करना। अब देखिए दूसरी शर्त यह है कि लड़का और लड़कियां जो है ना तो इस बाउंड्री से बाहर जा सकती हैं, ना इस बाउंड्री से बाहर, ना ऊपर वाली बाउंड्री से बाहर जा सकती है, ना नीचे वाली बाउंड्री से, ना इस वाली बाउंड्री से बाहर, ना उस वाली बाउंड्री से। तो ये जो प्रतिबंध आते हैं उनको बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स या प्रतिबंध। दूसरी शर्त आती है आपकी क्या, प्रतिबंध। और तीसरा यह है कि इस रूम के अंदर या तो कोई लड़का लड़की आएंगे ही नहीं, या तो कोई लड़का लड़की आएंगे नहीं, और आएंगे तो पॉजिटिव आएंगे। तो यहाँ पर लड़का या लड़कियों की संख्या जो है वो x और y ग्रेटर देन इक्वल 0 होगी, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। यानी इनको बोलते हैं नॉन नेगेटिव या फिर ऋणोत्तर प्रतिबंध, ऋणोत्तर प्रतिबंध कॉन्स्टेंट्स। ठीक है भाई। तो किसी भी रैखिक प्रोग्रामन समस्या को लिखने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहला तो उद्देश्य है, आपका उद्देश्य क्या है, मैक्सिमम है या मिनिमम है। आपका उद्देश्य क्या है, मैक्सिमम है या मिनिमम है। सेकंड ग्रेड में आपका उद्देश्य क्या है, नंबर लाना, मैक्सिमम या मिनिमम, मैक्सिमम। कितने क्वेश्चन सॉल्व करना, 150 में से 150 क्वेश्चन सॉल्व करना। कोई भी शर्त हो, कोई भी कंडीशन हो, कुछ भी हो जाए, हमें 150 में से 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मतलब करने हैं, कोई भी आपको नहीं रोक सकता। अब देखिए आपके पास समय भी नहीं है, 4 महीने का समय बचा है। अब इस 4 महीने के समय के अंतर्गत भी अगर आप अपना टाइम इसी प्रकार एक्सपेंड करेंगे कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तरसों कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, तो ये समय कभी भी लौटकर वापस नहीं आएगा। तो हम आपसे केवल एक ही बात कहेंगे कि ये समय जो टाइम आपका चल रहा है वो आपके फेवर में चल रहा है। इसके बाद सर्दियाँ आएंगी, सर्दियों में पढ़ने की इच्छा कम होती है, दिन भी छोटा हो जाता है, जल्दी नींद आती है, और फिर प्रेशर भी बढ़ता चला जाएगा। अभी आप सोच रहे हैं कि अभी तो अगस्त ही चल रहा है, 4 महीने हैं। अब अगस्त की बात की जाए तो अभी रक्षाबंधन, फिर रक्षाबंधन के जस्ट बाद आपका आ जाएगा कृष्णाष्टमी, तो ये अगस्त तो उन्हीं त्योहारों के अंतर्गत निकल जाएगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 2-3 महीने के बाद आपका रीड का एग्ज़ाम पेपर भी आ जाएगा और सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम पेपर भी आ जाएगा। फिर आप हड़बड़ाहट करेंगे कि अब हम क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व करें, कैसे हमारा सही क्वेश्चन हो। तो हड़बड़ाहट आपको नहीं रखनी है, अच्छे से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। अभी से प्रेशर को कम करते चलिए, डेली का टारगेट कीजिए। बच्चे क्या करते हैं कि भाई घड़ी को देखकर पढ़ते हैं कि मैं 10 घंटे पढ़ूंगा। अरे भैया 10 घंटा मत पढ़े, एक टॉपिक फिक्स कर ले कि भैया वो तो ही टॉपिक पढ़ना है। जैसे कि आपने फिक्स कर लिया, APGP फिक्स कर लिया कि आज कोई भी कंडीशन लागू हो जाए और मुझे केवल और केवल APGP फिनिश करना है, या फिर मुझे 2D 3D फिनिश करना है। कोई भी सर टारगेट करके पढ़ना सीखें कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, रात के 12 बज जाए, 1 बज जाए, 2 बज जाए, 3 बज जाए, चाहे मुझे कोई भी बुलाए, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड ही आपको क्यों ना बुलाए, तब भी आपको नहीं जाना है।
आपके माँ बाप को भी आपको समय के लिए भूल जाएंगे 3 से 4 महीने के लिए, क्योंकि 4 महीने के बाद जब आप सेकंड ग्रेड के टीचर बन जाएंगे या रीड के टीचर बन जाएंगे तो आपके माँ बाप या आपके जो भूले हुए सहपाठी हैं वो आपको याद रखेंगे, कहेंगे कि इसने 4 महीने के लिए हमें छोड़ दिया, 4 महीने के बाद ये हमसे मिला है तो आज ये टीचर है और हम इसी मुकाम पे खड़े हैं। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि कोई भी शर्त हो जाए आप पीछे नहीं हटेंगे और टारगेट करके पढ़ेंगे। कोई भी टॉपिक फिक्स करके पढ़ेंगे, ये फिक्स नहीं करना है कि मुझे 10 घंटे पढ़ना है कि 20 घंटे पढ़ना है कि मेरा टाइम टेबल इतना है कि मुझे 18 घंटे पढ़ना है या 22 घंटे पढ़ना है। टारगेट फिक्स कीजिए कि कोई भी शर्त हो जाए मुझे ये टॉपिक पूरा फिनिश ही करना है आज ही। जब तो आप सफल हैं और आप टाइम को देखकर पढ़ते हो तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। आप टारगेट करके पढ़ें, मुझे टॉपिक फिनिश करना है, मतलब फिनिश करना है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। तो हमने क्या बताया, किसी भी रैखिक प्रोग्रामन समस्या को लिखने के लिए 3 चीज़ों का होना अति आवश्यक है। पहले तो उद्देश्य, कि आपका उद्देश्य क्या है। दूसरा होता है प्रतिबंध, के क्या प्रतिबंध लिए जाएं। और तीसरा होता है ऋणोत्तर प्रतिबंध। क्या होता है? ऋणोत्तर प्रतिबंध। तो देखिए किसी भी रैखिक प्रोग्रामन समस्या को कैसे लिखा जाता है, यहाँ से देखेंगे। उद्देश्य फलन, सबसे पहले तो जो भी चीज़ मैं सर्किल करूँ उन सर्किल करके पढ़ना सीखें भाई। वह एक घातीय फलन जो समस्या के लक्ष्य को निर्धारित करता है। किसको निर्धारित करेगा? लक्ष्य को। कि आपका लक्ष्य क्या है? सेकंड ग्रेड में मैक्सिमम नंबर लाना, इसको मत भूलना। लक्ष्य को निर्धारित करता है। यदि लागत के लिए तो क्या आएगा? मिनिमम जेड। अगर आप जेब से पैसे लगा रहे हो तो वो क्या होना चाहिए? मिनिमम। और लाभ की बात की जाए तो वो कैसा होना चाहिए? आपका मैक्सिमम होना चाहिए। लाभ होना चाहिए आपका कैसा? मैक्सिमम। दूसरी चीज होती है प्रतिबंध। किसी भी रैखिक प्रोग्रामन समस्या को लिखने के लिए दूसरी चीज क्या होती है? प्रतिबंध। कि n चरों में कितने चर दिए हुए हैं? n चर। अभी तो 2 चर दिए हुए थे, लड़का और लड़की। अब चरों की संख्या हो सकती है n। और प्रतिबंध कितने दे रखे थे? तो कितनी दीवार थी उसमें? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 दीवार थी। अब यहाँ पर प्रतिबंधों की संख्या सपोज कीजिए कितनी है? m। n चरों में, कितने चरों में? n चरों में m युग्मत समीकरण या असमीकाएं। समीकरण जो होते हैं वो केवल बराबर में होते हैं, असमीकाएं आपकी लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल में हो सकती है। तो n चरों में m युग्मत समीकरण या असमीकाएं जिनके संगत उद्देश्य फलन का जो मान है वो आप या तो अधिकतम करेंगे या फिर क्या करते हैं? न्यूनतम करेंगे। ये उद्देश्य फलन है। जिनके संगत उद्देश्य फलन का जो मान है वो आप अधिकतम करेंगे या फिर क्या करेंगे? न्यूनतम करेंगे। दो ही चीज कर सकते हो, या तो मैक्सिमम या मिनिमम। अब आप कोई भी व्यापार कर रहे हो तो आपका ये उद्देश्य होता है कि ना तो मैं कमा पाऊँ ना मैं गवा पाऊँ। 0, मैंने 50 रुपया लगाया, मेरे 50 ही निकल जाए, ऐसा कोई उद्देश्य होता है क्या? नहीं होता ना। आप जब कभी भी जैसे सेकंड ग्रेड भी पढ़ रहे हो तो आपका ये उद्देश्य थोड़ी ना है कि भाई, या रीट का एग्जाम भी दिया होगा कि पहले मेरे रीट में 110 नंबर थे तो इस बार भी 110 ही आए। या तो आप उन्हें बढ़ाने का प्रयास करेंगे या आप उनको घटाने का प्रयास करेंगे, बराबर तो नहीं रख सकते ना। तो देखिए तीसरा होता है ऋणोत्तर प्रतिबंध। कि ये वो भी चर आपने यूज किए हैं, x1 x2 और xn। कितने चर यूज किए थे? इधर देखिए n चर। n चर जो हैं वो हमेशा कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे या 0 के बराबर होंगे। हमेशा चरों की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल क्या होगी? 0 होगी। नेक्स्ट, गणितीय संरूपण, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलपीपी। एक एलपीपी का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। एलपीपी जो है वो आपकी या तो मैक्सिमम में होती है या फिर किस में होती है? मिनिमम में। ये जो C1 C2 Cn लिखे हुए हैं, C1 जो होती है कॉस्ट होती है, एक वेरिएबल के संगत कॉस्ट होती है। तो x1 वेरिएबल के संगत कॉस्ट कितनी हो जाएगी? C1 x1। यानी कि जैसे कि कोई भी व्यापारी कुर्सी और मेज बनाना चाहता है, एक कुर्सी बनाने का खर्चा C1 रुपया है तो x1 कुर्सी बनाने का खर्चा होगा C1 x1। एक मेज बनाने का खर्चा C2 रुपया है तो x2 मेज बनाने का खर्चा C2 x2 होगा। तो ये चर हैं। तो एक इकाई का खर्चा C1 है तो x1 इकाई का खर्चा कितना होगा? बोलिए C1 x1। कितना होगा? C1 x1।
ऐसे ही x2 इकाई का खर्चा कितना हो जाएगा C2x2 और xn इकाई का खर्चा कितना हो जाएगा Cnxn। और प्रतिबंध दिए हुए हैं a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस डॉट 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 a1n xn इज लेस देन इक्वल हो सकता है या इक्वल हो सकता है या ग्रेटर देन इक्वल हो सकता है v1। तीनों में से कोई सी भी शर्त हो सकती है। दूसरा प्रतिबंध है टोटल कितने प्रतिबंध दे रखे हैं m प्रतिबंध दे रखे हैं कितने चरों में n चरों में। तो कितने चर यूज किए x1 x2 डॉट 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 xn बराबर v1। ऐसे ही आएगा दूसरी रो लीजिए a21 x1 a22 x2 a2n xn इज लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल v2। ऐसे ही आपका m प्रतिबंध कितने टोटल m am1 x1 am2 x2 प्लस डॉट 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 amn xn इज लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल bm। ठीक है, तथा x1 x2 डॉट 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 xn की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल 0 होनी चाहिए। x1 x2 डॉट 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 xn की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी ग्रेटर देन इक्वल 0 होगी। या अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हो c1 c2 डॉट 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 cn पंक्ति सदिश c1 c2 डॉट 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 cn पंक्ति सदिश यानी कि रो वेक्टर। इसका किससे मल्टीप्लाई हो रहा है x1 x2 डॉट 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 xn। ये आपका अननोन वेक्टर होता है जिसको आपको ज्ञात करना होता है। अज्ञात राशियां ही तो हैं, कितनी कितनी इकाइयां निकलेंगी इन प्रतिबंधों के अंतर्गत वो हम निकालते हैं। जहाँ c1 c2 डॉट 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 cn को बोलते हो आप मूल्य सदिश c फॉर कॉस्ट और सदिश या फिर मैट्रिक्स बोल सकते हो या फिर मूल्य सदिश भी कह सकते हो। कॉस्ट वेक्टर मैट्रिक्स कह सकते हो, रो मैट्रिक्स है इस कारण, या वेक्टर कह सकते हो। इसे बोलते हो अननोन वेक्टर, अननोन वेक्टर यानी कि अज्ञात सदिश। ये आपको ज्ञात करना होता है। किसी भी रैखिक प्रोग्राम समस्या को लिखने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहला तो उद्देश्य ही हो गया, मैक्सिमम या मिनिमम कॉस्ट के साथ लिखा जाएगा। दूसरा आपका प्रतिबंध हो गए m प्रतिबंध n चरों में, इसको कॉस्ट मैट्रिक्स कहते हो, इसको आप कहते हो अननोन मैट्रिक्स। और फिर तीसरा हम लिखते हैं इनके गुणांकों को, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स a11 a12 a1n a21 a22 a2n am1 am2 amn। इसका गुणा किससे हो रहा है x1 x2 डॉट 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 xn से, और बराबर में कितना आ रहा है b1 b2 bn। तो ये आएगा a11 a12 a1n a21 a22 a2n am1 am2 amn x1 x2 डॉट 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 xn लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल b1 b2 डॉट 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 bm। या मिनिमम या मैक्सिमम z बराबर जो हमने c लिखा था उसको कैपिटल C कह सकते हो, और जो x लिखा था उसको कैपिटल X कह सकते हो। और इसको क्या कह सकते हो, इसको कह सकते हो कैपिटल A, ये कैपिटल X, इसको कह सकते हो स्मॉल b। ax इज लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल b। यहाँ c की वैल्यू किसके बराबर थी c1 c2 डॉट 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 cn। इसको बोलते हो आप कैसा सदिश, मूल्य सदिश। एक कैसा सदिश होगा आपका मूल्य सदिश या फिर कॉस्ट वेक्टर। b1 b2 bn ये होता है आपका आवश्यकता सदिश। ये जो बराबर में होता है b के जो मान होते हैं वो होता है आपका आवश्यकता सदिश या फिर रिक्वायरमेंट वेक्टर। कौन सा वेक्टर बोलते हो आप इसको, रिक्वायरमेंट वेक्टर बोलते हो, रिक्वायरमेंट वेक्टर। ये जो x है वो आपका अज्ञात सदिश है यानी अननोन वेक्टर है। और ये जो a11 a12 डॉट 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 a1n am1 am2 डॉट 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 amn जो m क्रॉस n की जो मैट्रिक्स आई है इसको गुणांक मैट्रिक्स या फिर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हो। गुणांक मैट्रिक्स या फिर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आप इसे कहते हो। और तीसरा आपका होता है ऋणोत्तर प्रतिबंध। तीसरा क्या होता है, ऋणोत्तर प्रतिबंध। तो किसी भी रैखिक प्रोग्रामन समस्या को लिखने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो मैंने अभी आपको बताया मैक्सिमम में या मिनिमम में होगा z cx, और दूसरा होता है ऋणोत्तर प्रतिबंध, लेस देन हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल हो सकते हैं v। और तीसरा होता है ऋणोत्तर प्रतिबंध, x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगी, ग्रेटर देन इक्वल 0 ही होगी।
अब देखिए रैखिक प्रोग्रामन समस्या के हल, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हमारी बात आती है सुसंगत हल की। सुसंगत हल, सुसंगत हल एक ऐसे बिंदुओं का समुच्चय होता है। कैसे बिंदुओं का? ऐसे बिंदुओं का। सुसंगत हल एक ऐसे बिंदुओं का समुच्चय होता है जो समस्या के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। समस्या में कितने प्रतिबंध होते हैं? दो प्रकार के प्रतिबंध होते हैं। एक तो नॉर्मल प्रतिबंध होते हैं और दूसरे होते हैं आपके ऋणोत्तर प्रतिबंध। दूसरे कौन से होते हैं? ऋणोत्तर प्रतिबंध। ये तो नॉर्मल है और ये वाले जो होते हैं आपके कौन से होते हैं? ऋणोत्तर प्रतिबंध। ये जो नीचे वाले हैं नॉन नेगेटिव। तो हमने क्या कहा अभी आपसे? सुसंगत हल एक ऐसे बिंदुओं का समुच्चय होता है जो समस्या के समस्त प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, जिसमें ऋणोत्तर प्रतिबंध भी आएंगे और जिसके अंतर्गत समस्त प्रतिबंध भी आएंगे। अब देखिए जब समस्त ऋणोत्तर प्रतिबंध भी आ रहे हैं यानी सभी वैल्यूज, सभी वेरिएबल्स की जो वैल्यूज है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 हैं, तो हमेशा या तो प्रथम चतुर्थांश में प्राप्त होगा या प्रथम अष्टांश अंक में प्राप्त होगा या उसके बाद जितने भी डायमेंशन बना रहे हो उसमें प्राप्त होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो समस्या, लेकिन एक होता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इष्टतम हल। ये तो फिजिबल सॉल्यूशन था, ये जो सॉल्यूशन था वो था फिजिबल, और ये जो सॉल्यूशन निकल के आ रहा है ये वाला सॉल्यूशन है आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन। दूसरा जो सॉल्यूशन है वो कैसा है आपका? ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इस अब सुसंगत हल तो आपने निकाल लिए। इन सुसंगत हल के चरम बिंदु जो भी निकलेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट जहां रेखाएं आपस में काटेंगे, इन सुसंगत हल के चरम बिंदुओं में से वह हल जो समस्या के मान को अधिकतम या न्यूनतम करता। अगर आपकी समस्या मैक्सिमम में है तो अधिकतम करेगा, और यदि आपकी समस्या मिनिमम में है तो क्या करेगा? मिनिमम करेगा। तो देखिए भाई, इष्टतम हल सुसंगत हलों के समुच्चय में से एक ऐसा बिंदु होता है। कैसा बिंदु? एक ऐसा बिंदु होता है जो समस्या के मान को इष्टतम, ऑप्टिमाइज, या तो मैक्सिमम करेगा या फिर क्या करेगा? मिनिमम करेगा। वही समस्या का कैसा हल कहलाता है? इष्टतम हल कहलाता है। ठीक है भाई, किसी भी समस्या को लिखने के लिए तीन चीज़ों की आवश्यकता होगी। सुसंगत हल जो समस्त प्रतिबंधों को संतुष्ट करेगा, साथ ही ऋणोत्तर प्रतिबंधों को भी संतुष्ट करता है। इष्टतम हल एक ऐसा हल होता है, इष्टतम हल एक ऐसा हल होता है जो सुसंगत हलों के समुच्चय में से एक ऐसा बिंदु होगा जो समस्या के मान को क्या करेगा? इष्टतम, या तो मैक्सिमम वैल्यू देगा या फिर कैसी वैल्यू देगा? मिनिमम वैल्यू देगा। समस्या को हल करने की विधियां, और समस्या को हल करने की विधियां अगर दो चरों की बात की जाए तो ग्राफिकल विधि। अगर तीन चरों तक भी ग्राफिकल विधि आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन तीन चरों के लिए ग्राफ बनाना थोड़ी सी जटिल समस्या हो जाती है, और चार के लिए तो आप ग्राफ बना ही नहीं सकते। तो इस कारण हम केवल दो चरों के लिए ग्राफिकल विधि का अध्ययन करेंगे। तो दो चरों के लिए ग्राफिकल विधि, समस्या को हल करने की ग्राफिकल विधि, वो भी कितने वेरिएबल्स के लिए? 2 वेरिएबल्स के लिए। कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तवे से उछालो यारो। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं करेंगे, जब तक आप सफल नहीं हो सकते। आपका केवल एक ही दृढ़ संकल्प होना चाहिए, आंधिया या तूफाना, हमें तो केवल और केवल सेकंड ग्रेड में ही लगना है। कोई भी किस्ती, कोई भी व्यक्ति या कोई भी किसी भी प्रकार का रिलेटिव आपके बारे में कुछ भी कहे, लेकिन आपको मानना नहीं है। केवल और केवल आपका तो एक ही एम होना चाहिए कि सेकंड ग्रेड में टीचर बनना, किसी भी शर्त पे सेकंड ग्रेड का टीचर बनना। क्योंकि आज के इस बढ़ते हुए युग में टीचर से बढ़िया जॉब कोई नहीं मानी जाती है। 5-6 घंटे की जॉब होती है, उसके बाद आप एक सामाजिक व्यक्ति भी बन जाते हैं और समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है और साथ में पैसा भी आता है। और जैसे कोरोना जैसी महामारी आई तो उससे तो आपको वैसे भी आकलन हो गया होगा कि गवर्नमेंट जॉब कितनी आवश्यक है। तो गवर्नमेंट जॉब हर व्यक्ति की आवश्यकता है, लेकिन उसमें भी अगर टीचर की जॉब मिल जाए, वो भी सेकेंड ग्रेड लेवल की, तो आपसे ज़्यादा बेस्ट कोई नहीं है। तो आपको कोई भी कंडीशन हो जाए, किसी भी शर्त के अनुसार सेकेंड ग्रेड का टीचर बनना ही बनना है। तो देखिए, समस्या को हल करने की ग्राफिकल विधि, इस विधि में जितनी भी असमीकाएं दे रखी है उनको समीकरण में परिवर्तित करेंगे।
इस विधि में समस्त असमीकाओं को समीकरण में परिवर्तित करते हैं। पहला काम, परिवर्तित करने के बाद टू वेरिएबल्स के लिए बना रहे हो तो प्रथम चतुर्थांश में उभयनिष्ठ सुसंगत हल क्षेत्र ज्ञात करते हैं। 12th में भी पढ़ के आते हो। उभयनिष्ठ सुसंगत हल क्षेत्र प्राप्त करते हैं प्रथम चतुर्थांश में। प्राप्त करने के बाद इस क्षेत्र के चरम बिंदुओं पर, एक्सट्रीम पॉइंट्स पर, इस क्षेत्र के चरम बिंदुओं पर जेड का मैक्सिमम या मिनिमम मान ज्ञात करते हैं। हमने क्या कहा, इस विधि में समस्त असमीकाओं को समीकरण में परिवर्तित करेंगे और प्रथम चतुर्थांश में सुसंगत हल क्षेत्र के चरम बिंदुओं पर जेड का मैक्सिमम या मिनिमम मान ज्ञात करते हैं। अगर आपका उद्देश्य मैक्सिमम में है तो मैक्सिमम मान ज्ञात करेंगे, अगर आपका उद्देश्य मिनिमम में है तो मिनिमम मान ज्ञात करेंगे। ठीक है भाई। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने केवल 3 एग्जाम्पल लिए हैं और ये मान के चलना कि 3 एग्जाम्पल से बार क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। थ्योरी भी पूछी जाएगी, अगर ग्राफिकल विधि से कोई भी थ्योरी का क्वेश्चन भी आता है तो इन्हीं से रिगार्डेड आएगा, और या फिर क्वेश्चन आएगा तो इन 3 से रिगार्डेड ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और इनके साथ में हमने नोट का भी यूज किया है और साथ के साथ नोट लगा दिया गया है आपके लिए। और उजाला सर मैथ्स के नाम से मेरा चैनल भी है और उस चैनल को आप ज्वाइन भी कर सकते हो। और साथ ही बात करें तो मैं इसकी PDF वही प्रोवाइड करा दूंगा और आप वीडियो देखकर यहीं कि यहीं इसके सॉल्यूशंस लिख सकते हो। ठीक है भाई। PDF के अंतर्गत आप प्रिंट आउट निकलवा लेना और जैसे मैं यहाँ सॉल्यूशन करता हूँ तो उसका सॉल्यूशन आप यहीं कर लेना, तो आपका टाइम भी बचेगा। तो इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखेंगे हम भी। देखिए ये समस्या दी हुई है, पहले तो समस्या को आइडेंटिफाई कीजिए किसमें मिनिमम में है, किसमें मिनिमम में है। 2x1 माइनस 10x2 subject to the condition x1 minus x2 is greater than equal 0, x1 minus 5x2 is less than equal minus 5 और x1 x2 greater than equal 0। ये जो है आपके ऋणोत्तर प्रतिबंध है। अब 2 प्रतिबंध दे रखे हैं, x1 और x2 का मान पॉजिटिव है तो कौन से चतुर्थांश में बनेगा, केवल और केवल प्रथम चतुर्थांश में बनेगा। ये आपकी x2 अक्ष और ये आपकी हो गई x1 अक्ष और ये हो गई आपकी x2 अक्ष। अब देखो हमें पहले तो इस वाली लाइन का समीकरण खींचना है, तो यहाँ से जब इसको लाइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x1 बराबर x2, x1 बराबर x2। जब y बराबर x होता है तो y बराबर x 45 डिग्री का कोण बनाते हुए मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा होती है। तो x1 बराबर x2 कितने डिग्री का कोण बनाते हुए मूल बिंदु से गुजरेगी, 45 डिग्री का कोण बनाते हुए मूल बिंदु से गुजरेगी। y बराबर x। अब y बराबर x के बाद चर्चा की जाए, दूसरी रेखा है आपकी ये वाली, दूसरी जो रेखा है वो आपकी ये वाली है x1। दूसरी रेखा की बात की जाए तो देखिए इसके प्रतिच्छेदन पॉइंट निकालो। x अक्ष पर y बराबर 0 यानी x2 का मान 0 कीजिए, x2 का मान 0 करेंगे तो x1 बराबर आएगा माइनस का 5। तो कहाँ पे काट रहा है बोलिए, x1 बराबर काट रहा है माइनस के 5 पर। दूसरा है x2 अक्ष पर x1 बराबर 0 कीजिए, x1 बराबर 0 करेंगे तो x2 बराबर आएगा माइनस 5 बटे माइनस 5 यानी कि 1। तो x2 पे कहाँ पे काटेगा, 1 पर। ये कहाँ पे काट रहा है, 0 और 1 पर। अब इन दोनों को मिलाती हुई एक रेखा खींच दीजिए आप। इन दोनों पॉइंटों को मिलाती हुई आपने रेखा खींच दी। अब बात आती है उभयनिष्ठ क्षेत्र की, कि ग्राफ का जो पॉइंट है या क्षेत्र है वो नीचे की तरफ आएगा कि ऊपर की तरफ आएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखिए जैसे कि ये वाली कंडीशन है कि x1 की वैल्यू x2 से बड़ी है, इस वाले के लिए बनाना है। जैसे कि ये आपकी लाइन थी y बराबर x, ये कौन सी रेखा चल रही है, y बराबर x। अब इससे नीचे आएगा कि ऊपर आएगा, तो देखो इसके नीचे कोई भी पॉइंट लेके चलो, जैसे कि 1 0, x1 का मान 1 और इसका मान 0, तो रखना 1 0, 1 माइनस 0 1, 1 ग्रेटर देन इक्वल 0, तो संतुष्ट कर रहा है। तो इसका जो क्षेत्र आएगा वो नीचे की तरफ आएगा। इसका क्षेत्र y बराबर x का किसकी तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। दूसरा है ये वाली लाइन। अब इसके लिए भी यही पॉइंट रख के देख लो,
1 0, यहाँ 1 रखते हो या 0, तो 1 की वैल्यू -5 से छोटी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो नीचे की तरफ क्षेत्र ना बनकर कहाँ की तरफ बनेगा? ऊपर की तरफ। मैंने क्या कहा, कोई भी पॉइंट रख सकते हो, जैसे 1 0 रखा तो 1 0, ये हो जाएगा 1 <= -5। क्या 1 की वैल्यू -5 से छोटी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। तो इसका क्षेत्र नीचे की तरफ ना बन के कहाँ बनेगा? ऊपर की तरफ। तो दूसरी वाली रेखा का जो क्षेत्र बनेगा वो बनेगा ऊपर की तरफ। ये जा रहा है ऊपर की तरफ, वो आ रहा है नीचे की तरफ। ये जा रहा है ऊपर की तरफ और ये आ रहा है नीचे की तरफ। दोनों का ओवेनिश क्षेत्र क्या हुआ फिर? दोनों का ओवेनिश क्षेत्र, दोनों का ओवेनिश क्षेत्र हो जाता है ये वाला। अब मुझे बताओ, ऊपर की ओर ये बढ़ता ही जाएगा, ऊपर की ओर ये अनंत की ओर बढ़ता ही जाएगा। अब ऊपर की ओर या अनंत की ओर बढ़ता ही जाएगा तो ओवेनिश क्षेत्र जो है ऊपर से अपरिबद्ध है। ऊपर से परिबद्ध है क्या? ओवेनिश क्षेत्र जो है ऊपर से अपरिबद्ध है, यानी कि अनबाउंडेड है। तो अनबाउंडेड है तो मैक्सिमम वैल्यू तो आप प्राप्त ही नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम तो अनंत तक चला जाएगा। मैक्सिमम तो कहाँ तक चला जाएगा? अनंत तक। x1 और x2 के मान अनंत तक चले जाएंगे। तो मैक्सिमम तो इसमें प्राप्त कर ही नहीं सकते। तो केवल क्या प्राप्त कर सकते हो? मिनिमम। अब इस ओवेनिश क्षेत्र का केवल एक ही चरम बिंदु मिला है। इस ओवेनिश क्षेत्र का केवल एक ही चरम बिंदु मिला है। इन दोनों को सॉल्व कीजिए। x1 = x2 रखिए। इस समीकरण में x1 = x2 रखने पर जब x1 = x2 रखोगे तो ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा -5x2। तो ये कितना बचेगा? -4x2 लेस देन यानी कि बराबर -5। तो x2 बराबर आ जाएगा 5/4। x2 बराबर आ गया कितना? 5/4। x2 की जो वैल्यू आती है 5/4 और x1 का मान इसके बराबर है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? 5/4। तो ये आएगा 5/4 और ये भी आएगा आपका 5/4। x1 = x2 है। ये आपका ओवेनिश क्षेत्र का एक बिंदु है A, जिसके निर्देशांक आए 5/4, 5/4। अब 5/4 और 5/4, तो केवल और केवल इसका मिनिमम मान प्राप्त किया जा सकता है। नोट लिखा हुआ है, प्रतिबंधों की सहायता से इस उदाहरण के लिए मैक्सिमम Z, इस उदाहरण की सहायता से मैक्सिमम Z ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि सुसंगत हल क्षेत्र ऊपर से अपरिबद्ध है। 3 एग्जाम्पल लिए हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है, क्या किसी समस्या के लिए केवल और केवल मिनिमम मान प्राप्त किया जा सकता है जबकि अधिकतम नहीं? तो आप कह सकते हो हाँ, मिनिमम मान प्राप्त कर सकते हैं जबकि अधिकतम नहीं। क्या किसी समस्या के लिए अगर हम ग्राफिकल विधि के द्वारा हल करते हैं और मैक्सिमम हल प्राप्त हो जाता है, तो क्या उसका मिनिमम मान प्राप्त किया जा सकता है? हाँ, उसका हमेशा होगा। और कोई समस्या के लिए मैक्सिमम और मिनिमम मान समान हो सकते हैं, तो आपका उत्तर होगा हाँ, वो भी समान हो सकते हैं। तो 3 एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ से जब हम इसके हल की बात करें तो इसका जो हल आता है, मिनिमम Z बराबर, ये था आपका कितना? 5/4, 2 × 5/4 माइनस 10 × 5/4। तो कितना आएगा भाई? 10 और ये माइनस का 50, माइनस के 40/4 और ये माइनस का 10। फिक्स क्वेश्चन है, यही आते हैं मोस्टली जो एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं, वो यही क्वेश्चन आते हैं। इसका जो आंसर आएगा वो माइनस का 10 आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो माइनस का 10 आएगा। ये नोट आप यूज कर सकते हो। इस उदाहरण के लिए मैक्सिमम Z ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो सुसंगत हल क्षेत्र है वो कैसा है? ऊपर से अपरिबद्ध है। ऊपर से कैसा है? अपरिबद्ध है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ये दिया हुआ है, निम्न उदाहरण के लिए मैक्सिमम और मिनिमम Z का मान समान है। ये उद्देश्य है x + y, x और y में एक रेखा दी हुई है। तो सबसे पहले ये जो लाइन दी हुई है आपकी, x = 3, y = 3, तो x = 3 कहाँ से आएगी? ये x = 3 हो गई।
y बराबर 3 कहाँ से आएगी, ये हो गई आपकी y बराबर 3। तीसरी रेखा खींचिए, x प्लस वाई बराबर 6। x अक्ष पर y बराबर 0 लेंगे तो x बराबर आएगा 6, और y अक्ष पर x बराबर 0 लेंगे तो y बराबर भी 6। तो ये कहाँ पे काट रही है भाई, एक तो यहाँ पे काट रही है 6 0, और एक यहाँ पे काट रही है 0 6। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना 3 3, x बराबर 3 है और y बराबर 3 है, 3 3 3 प्लस 3 बराबर 6, तो इस समीकरण को भी क्या कर रही है, संतुष्ट। तो ये जो रेखा है इस बिंदु से गुजरेगी, ये जो रेखा है आपकी इस बिंदु से गुजरेगी, ठीक है भाई। अब तीसरी रेखा ये है 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल 3। जब 2x खींचेंगे आप तो सबसे पहले तो हम इनका क्षेत्र बना लेते हैं। तो देखिए क्षेत्र का फॉर्मेशन कीजिए, क्षेत्र क्षेत्र है x प्लस वाई लेस देन इक्वल 6। जैसे कि ये x प्लस वाई है, ये वाली जो लाइन चल रही है वो आपकी चल रही है x प्लस वाई। अब मैंने पहले ही बोला है कि इस क्षेत्र से नीचे कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे 0 0 ले लिया। अब देखो 0 प्लस 0 यानी कि 0 की वैल्यू किससे छोटी होगी, 6 से। 6 से छोटी होगी तो क्षेत्र किसकी तरफ बनेगा, नीचे की ओर, और प्रथम चतुर्थांश में बनाना होता है, तो ये तो जा रहा है नीचे की ओर। ये किसकी ओर जा रहा है, नीचे की ओर। अब वो दूसरा था x इज ग्रेटर देन इक्वल 3, 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा जाएगा ये वाला। अब इन दोनों का उभयनिष्ठ क्षेत्र कौन सा हुआ, इन दोनों रेखाओं का, ये कह रहा है कि नीचे की तरफ जाओ, ये कह रहा है कि इधर की तरफ जाओ, तो दोनों का उभयनिष्ठ क्षेत्र तो अभी ये रहा, यहाँ से लगा के यहाँ तक, ठीक है। तीसरा y इज ग्रेटर देन इक्वल 3, यानी कि 3 से बड़ा। ये किससे बड़ा कह रहा है, 3 से बड़ा, तो ये कह रहा है कि ऊपर की तरफ जाओ। किसकी तरफ जाओ, ऊपर की तरफ जाओ, प्रथम चतुर्थांश में। अभी तक देखो ये कह रहा है ऊपर की तरफ जाओ, ये कह रहा है कि नीचे की तरफ आओ, ये कह रहा है कि लेफ्ट की तरफ जाओ, तो तीनों का उभयनिष्ठ पॉइंट कौन सा आया, ये वाला पॉइंट आया भी आपका 3 3। अब एक तीसरी रेखा दे रखी है 2x प्लस 3y, तो x बराबर आएगा 3/2। x बराबर कितना आएगा, 3/2, और y बराबर कितना आएगा, 3/3 यानी कि 1, 0 और 1। एक रेखा आपकी इस प्रकार जाएगी, ये जो रेखा गुजर रही है ये वाली। अब देखो इससे नीचे कोई भी पॉइंट रख के देखो, जैसे 0 0 रखा, 0 प्लस 0, 0 की वैल्यू 3 से बड़ी होगी क्या, 0 की वैल्यू 3 से बड़ी होगी क्या, नहीं हो सकती ना। तो ये क्षेत्र जो है इससे बाहर की तरफ बनेगा, तो ये कह रहा है कि इससे बाहर की तरफ, तो ये कह रहा है बाहर की तरफ तो पूरा आ रहा है। अब ये कह रहा है कि इससे नीचे की तरफ, इससे नीचे की तरफ ये पूरा आ रहा है, तो इससे बाहर, इससे नीचे, इससे नीचे, इससे बाहर और इससे बाहर, तो इन सभी का जो कॉमन पॉइंट है वो केवल एक ही पॉइंट आ रहा है। इन सभी रेखाओं का जो कॉमन पॉइंट है वो एक ही पॉइंट आ रहा है, 3 3 ए। तो उभयनिष्ठ क्षेत्र में केवल एक बिंदु प्राप्त हो रहा है आपका, उभयनिष्ठ क्षेत्र में केवल एक बिंदु 3 3 प्राप्त होता है। अगर केवल एक ही बिंदु प्राप्त हो रहा है तो उसी पे मैक्सिमम होगा और उसी पे मिनिमम होगा। तो किसी उद्देश्य फलन के लिए मैक्सिमम और मिनिमम जेड के मान क्या हो सकते हैं, समान हो सकते हैं, नोट है। तो देयरफॉर इसके लिए मैक्सिमम और मिनिमम जेड दोनों कैसे होंगे, बराबर बराबर होंगे। और 5x प्लस 3y है, तो x का मान 3 है और इसका मान भी 3 है। 15 प्लस 9 24 आंसर हो जाएगा। किसी भी उद्देश्य फलन के लिए मैक्सिमम और मिनिमम मान समान हो सकते हैं अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है। यदि उसके सुसंगत हल क्षेत्र में केवल और केवल एक बिंदु उभयनिष्ठ आता है तो उस केस में उस समस्या का मैक्सिमम और मिनिमम मान क्या हो सकता है भाई, समान हो सकता है। मैक्सिमम और मिनिमम मान क्या हो सकता है भाई,
समान हो सकता है। ठीक है भाई, आगे की तरफ बढ़ें। आप पीडीएफ निकलवा लेना और पीडीएफ निकाल के सीधे इससे पढ़ लेना और सॉल्यूशन उस पीडीएफ पे लिख लेना। आपका टाइम भी बचत हो जाएगी और क्वेश्चंस भी इन्हीं से मिल जाएंगे आपको एग्जाम पेपर में। मोस्ट क्वेश्चंस कराता हूँ मैं, हमेशा सेलेक्टिव क्वेश्चंस कराता हूँ। आरपीएससी की नज़र किस क्वेश्चन की तरफ रहती है, मैं उन्हीं क्वेश्चंस को टारगेट करके पढ़ाता हूँ और इससे थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट होता है और साथ में क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। या तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है या थ्योरी आती है। आगे की तरफ, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसके लिए फिर से आप ग्राफ बनाएंगे। अब देखिए, इसके लिए आप ग्राफ बना रहे हो, पहली रेखा x अक्ष पर y बराबर 0, तो x बराबर आएगा 2000। कहाँ पे काट रहा है भाई? 2000 पर। x बराबर आएगा 2000 और 0। दूसरा y अक्ष पे काटेंगे तो x बराबर 0, तो y का मान आ जाएगा 1000। इससे आधा कर दो, 0 और 1000। ये होगा इन दोनों को मिलाती हुई लाइन। ठीक है, अब ये लेस देन इक्वल में, तो 0 0 रखेंगे तो 0 की वैल्यू 2000 से छोटी, तो इसका जो क्षेत्र आएगा वो अंदर की तरफ आएगा। ये किसकी ओर जा रहा है? अंदर की ओर। दूसरी जो लाइन है वो x प्लस वाई बराबर 1500, x बराबर भी 1500 आएगा, y बराबर भी 1500 आएगा। तो 1500 आएगा तो 1500 तो यहाँ आएगा भाई, 1500 0 और 1500 इससे ऊपर आएगा, 0 1500 0 1500। अब इन दोनों को मिलाते हुए फिर से लाइन खींच दो, ये दूसरी वाली रेखा हो गई। अब ये वाली रेखा भी क्या करे? लेस देन इक्वल, तो इसका क्षेत्र भी किधर की तरफ आएगा? अंदर की ओर। अब इन दोनों को ओवेनिस्ट, ये कह रहा है अंदर की ओर आओ, वो कह रहा है कि इससे अंदर की ओर आओ, तो दोनों का ओवेनिस्ट अभी तो ये रहा, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। अब दूसरी वैल्यू है y लेस देन इक्वल 600। y की जो वैल्यू है वो 600 से छोटी होनी चाहिए। अब ये 1000 है तो 600 तो यहाँ आएगा। अब 600 यहाँ आएगा तो इससे छोटी वाली वैल्यू के लिए हम एक फिर से लाइन खींचेंगे। इससे छोटी वैल्यू के लिए फिर से आपने लाइन खींच दी और इससे छोटी वाली वैल्यू के लिए आप लाइन खींचते हो, तो सबसे पहले तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा बोलिए? इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, इसमें से इसको घटा दो तो y की वैल्यू आ जाएगी 500। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500। वैल्यू ऑफ y जो है वो कितनी आएगी? वैल्यू ऑफ y आएगी आपकी 500 और x की वैल्यू निकालो। y का मान 500 रख दो तो x का मान आ जाएगा 1000। तो x का मान, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है 1000 और 500 आ रहा है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो आपका आ रहा है 1000 और 500। ठीक है, ये वाला पॉइंट A। और दूसरा था y का मान 600, तो ये तो y का मान 500 है तो 500 से ऊपर जाएगी ना ये लाइन, तो ये वाली जो लाइन है 500 से तो ऊपर जाएगी लेकिन 1000 से नीचे आएगी। 1000 से नीचे और 500 से ऊपर तो यहाँ आएगी। ये जो लाइन आएगी वो आपकी यहाँ पर आएगी, इस प्रकार, इस प्रकार ये लाइन गुजर रही है। कोई भी, थोड़ा ग्राफ छोटा हो गया, इस प्रकार ये लाइन जा रही है y बराबर 600। अब y बराबर 600 इस लाइन को भी काट रही है भाई, ये वाली लाइन को, इस वाले पॉइंट को भी काटती है, ये काट रही है। ये कौन सी लाइन है भाई? ये वाली जो लाइन चल रही है वो 1000 वाली चल रही है। ये वाली जो लाइन चल रही है इस वाली लाइन को काट रही है। ये वाली जो लाइन चल रही है वो 1000 वाली चल रही है और 1000 वाली लाइन कौन सी है भाई? 2000 वाली, 1 और 2000 वाली। तो y का मान आप यहाँ पे 600 रखो। जब y का मान 600 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1200 और 2000 माइनस 1200 तो कितना बचेगा? x का मान 800। तो ये जो पॉइंट आएगा, ये वाला जो पॉइंट है वो है आपका a के बाद आएगा v और x का मान आया है 800 और y का मान आया 600। तो ये वाला कह रहा है कि इससे लेस हो, ये वाला कह रहा है इससे लेस हो, तो इस सभी का जो ओवेनिस्ट क्षेत्र है वो ये वाला आया।
ये जो लाइन चल रही है वो y लेस देन इक्वल 600, ये वाला मूल बिंदु हो गया ओ, एक पॉइंट ये हो गया आपका A हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया B, ये पॉइंट हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C का मान आएगा 0 और 600। वैल्यू ऑफ C कितनी आएगी बोलिए? 0 और 600। ये आएगा आपका 0 और 600 C, ये हो गया O और ये वाला पॉइंट हो गया आपका D। तो ओवेनिस क्षेत्र कौन सा हुआ? ओवेनिस क्षेत्र ABC, ये पॉइंट तो है आपका A, ये पॉइंट है आपका B, ये पॉइंट है आपका C, ये पॉइंट है आपका O और ये D। तो ABCODA है। ठीक है भाई। अगर आपका कोई भी क्षेत्र चारों तरफ से परिबद्ध हो जाए, चारों तरफ से परिबद्ध हो जाए तो मैक्सिमम मान भी मिलेगा और मिनिमम मान भी मिलेगा। तो यहाँ से हमने नोट लिखा हुआ, यदि समस्या का प्रतिबंधों के संगत मैक्सिमम मान संभव है तो हमेशा उसका मिनिमम मान भी संभव होगा। जब मैक्सिमम मान संभव है तो हमेशा उसका मिनिमम मान भी संभव होगा। अब एक्सट्रीम पॉइंट्स थे, ये आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स दे रखे हैं, तो यहाँ पे तो लिख लेते हैं हम Z और यहाँ पर लिख लेते हैं हम X और Y के मान। यहाँ पर लिख लेते हैं हम X और Y के मान और यहाँ पर लिख लेते हैं हम Z का मान। अब Z बराबर कितना था बोलिए? Z बराबर कितना था? और इसमें मैक्सिमम मान पूछा 3x + 5y, 3x + 5y। एक पॉइंट तो था आपका A का मान कितना था बोलिए? A का मान था 1500, 1500। जब A का मान 1500 था तो ये कितना हो जाएगा? 3000। ये कितना हो जाएगा बोलिए? ये तो हो गया सीधा 3000 और ये हो गया 2500, तो कितना हो गया? 5500। V का मान कितना था? V के कोऑर्डिनेट थे 800 और 600, 800 और 600। इस पे तो कम ही आएगा, 800 और 600। तो Z का मान बोलिए कितना आएगा? ये हो जाएगा 2400 और ये 3000, 3 और 2400 5400। C जो पॉइंट था ABC, C जो पॉइंट था ये था A, ये था B और यहाँ पर जो आपका पॉइंट आया था वो था आपका C, ये रहा 0600। 0600 रखिए, 0600। तो 0600 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 600, 6 × 30, तो Z का मान आएगा 3000। और एक O था, O यानी कि मूल बिंदु 0 0, 0 0 रखेंगे तो Z का मान आएगा 0। और एक पॉइंट था आपका D और D के निर्देशांक थे शायद आपके 1500। 1500। अब 1500 रिप्लेस कीजिए। जब 1500 रखेंगे तो ये कितना आएगा बोलिए? 1500 रखो 4500, ये आएगा 4500। तो मैक्सिमम मान किस पे मिल रहा है? मैक्सिमम मान मिल रहा है इस पे। और मिनिमम मान किस पे मिल रहा है? इस पे मिल रहा है। मिनिमम 0 0 पे मिलेगा और मैक्सिमम आपका 1000 और 500 पे मिलेगा। तो मैक्सिमम Z बराबर होगा 5500, X बराबर 1000 और वैल्यू ऑफ Y बराबर हो जाएगी 500। 1000 और 500 पर आपका मैक्सिमम और मैक्सिमम मान मिल जाएगा और मिनिमम मान मिलेगा आपका 0 0 पर। यदि किसी समस्या का समस्त प्रतिबंधों के अंतर्गत मैक्सिमम Z संभव है तो हमेशा उसका मिनिमम Z भी संभव होगा, ये आपको याद रखना है। और फिर इससे पहले मैंने बताया था किसी समस्या के लिए अगर मिनिमम संभव है तो उसकी कोई गारंटी नहीं कि मैक्सिमम हो, तभी गारंटी है जब ऊपर से परिबद्ध हो जाएगा तो मैक्सिमम संभव होगा। किसी समस्या के लिए मैक्सिमम और मिनिमम मान समान हो सकते हैं। तो 3 टाइप के हमने क्वेश्चन करा दिए आपको, तो लिख सकते हो। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब जैसे कि कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं,
कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। किसी एलपीपी का सुसंगत हल होता है केवल प्रतिबंधों को संतुष्ट करने वाला। बताइए, केवल ऋणोत्तर प्रतिबंधों को संतुष्ट करने वाला, प्रतिबंध और ऋणोत्तर प्रतिबंध दोनों को संतुष्ट करने वाला। किसी समस्या का उद्देश्य फलन जो होता है प्रतिबंध और ऋणोत्तर प्रतिबंध दोनों को संतुष्ट करने वाला, दोनों को संतुष्ट करता है, केवल प्रतिबंधों को नहीं अपितु ऋणोत्तर और प्रतिबंध दोनों को संतुष्ट करेगा। दूसरा प्रश्न है, एक नियोजक अपनी फर्म के लिए एक्स तो अनुभवी है और वाई नए कार्य करता है, इस प्रकार चयन करना चाहता है कि उनकी संख्या 9 से अधिक ना हो। तो यानी कि यदि इसकी संख्या x है और दूसरे की संख्या y है तो इसकी संख्या 9 से अधिक ना हो। 9 से अधिक ना हो तो इसका मतलब क्या होगा, या तो 9 के बराबर होगी या 9 से कम होगी। यदि x + y ≤ 9 होगा। उसने क्या कहा है कि x अनुभवी और y नए कार्य करता है का चयन इस प्रकार करना चाहता है कि उनकी संख्या 9 से अधिक ना हो। तो यानी कि x + y की जो वैल्यू है वो <= 9 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 9 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, सुसंगत हल क्षेत्र में इष्टतम हल वाला बिंदु है। अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम ऑप्शन से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब ऑप्शन से कैसे करते हैं बिना ग्राफ बनाए, जैसे कि यहाँ तो हम ले लेंगे z और यहाँ पर ले लेते हैं हम x और y का मान जो ऑप्शन में दे रखे हैं। ठीक है भाई, जैसे कि z का मान निकाल रहे हैं, z बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ पर, ऑप्शन से सॉल्व करते हो। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। z बराबर कितना दिया हुआ था, x1 + x2, और हमें किसका मान निकालना है, x1 + x2 में मिनिमम निकालना है। ये x1 और x2 का मान है। ये जो मान दे रखा है वो आपका दे रखा है x1 और x2 का मान, और वो भी आपको मिनिमम में ज्ञात करना है। अब देखिए, जैसे ऑप्शन नंबर ए है 24 0, एक तो रखा 24 और रखा 0, तो z का मान कितना आ गया 24। दूसरा है v का मान, कोऑर्डिनेट ऑफ b ऑप्शन में नहीं दिए हुए हैं। c का मान 2 और 8, c का मान 2 और 8 रखते हो तो 8 और 2 10, और d का मान 0 और 12 दिया हुआ है तो 0 + 12 ये हो जाएगा 12। और b का कोई भी मान दिया हुआ है, b का कोई भी मान दिया हुआ है तो 4 कोऑर्डिनेट थे आपके पास, कोई भी मान दिया हुआ है तो 4 कोऑर्डिनेट थे, तो चौथे कोऑर्डिनेट तो सबसे मिनिमम आपका सपोज कीजिए z बराबर 10 आ रहा है। कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। अब z बराबर 10 आ रहा है तो यहाँ से देखिए z बराबर 10 आ रहा है मिनिमम, और मिनिमम आ रहा है आपका z बराबर 10, तो इसके कोऑर्डिनेट को देखो ये संतुष्ट करता है कि नहीं करता। 2 और 8, 2 रखो 4 और 8 12, संतुष्ट कर रहा है। यहाँ 2 रखो 10 और 8 हुआ 64, 64 और 10 74, ये भी संतुष्ट कर रहा है। यहाँ 2 रखो 2 और यहाँ 8 रखो 48 और 2 48 और 2 50, 50 की वैल्यू 24 से बड़ी है, संतुष्ट कर रहा है। तो यहाँ से हम इस प्रकार पॉइंट रख के पहचान कर लेते हैं कि कौन सा संतुष्ट कर रहा है। जैसे कि y के कोऑर्डिनेट होते आप कुछ भी ले सकते हो, 8 और 3 ले सकते हो, 3 और 8, ठीक है, 3 और 8 रखते हो तो z का मान कितना आएगा 11। इसमें मिनिमम कितना मिल रहा है, मिनिमम z का मान मिल रहा है 10। किस बिंदु पर मिल रहा है, x बराबर 2 और y बराबर 8 पर, जो कि प्रतिबंधों को भी संतुष्ट करते हैं। प्रतिबंध भी संतुष्ट करा के देखने पड़ेंगे आपको, अगर ऑप्शन से कर रहे हो तो बिना ग्राफ बनाए, जो कि प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, प्रतिबंधों को भी संतुष्ट करना चाहिए अगर ऑप्शन से करते हो। हमने क्या कहा कि अगर आपको इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करना है, 4 ऑप्शन दे ही रखे हैं, ठीक है, जैसे 3 8 था, z का मान दे ही रखा तो इधर z लिख लेना, इधर पॉइंट लिख लेना, उन पॉइंटों पर z का मान निकाल लेना, किस पे मिनिमम निकल रहा है वही आंसर हो जाएगा। लेकिन
जो जिस पॉइंट पे निकला है ना, वह पॉइंट इन प्रतिबंधों को क्या करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। तो इन प्रतिबंधों को हमने संतुष्ट करा के देख लिया, ये संतुष्ट भी कर रहा था और जेड का मान मिनिमम भी है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 2 और 8, ऑप्शन नंबर 3। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 सी, 2 और 8। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन मैंने सबसे पहले कराया था ओपनिंग में, ये सेकंड ग्रेड में आए हुए क्वेश्चन है। इससे पहला भी सेकंड ग्रेड में था, ये भी सेकंड ग्रेड का ही क्वेश्चन है कि z बराबर 2x1 माइनस 10x2 और सब्जेक्ट टू द कंडीशन। इसका ग्राफ अभी हमने बनाया था, कुछ याद आ रहा हो, एक तो y बराबर x था और एक -5 और इस प्रकार काटती हुई जा रही थी और इन दोनों का ओवेनिस क्षेत्र ये आया था और इन दोनों का ओवेनिस क्षेत्र ये वाला निकल के आया था और इसके जो पॉइंट आए थे इंटरसेक्शन पॉइंट वो 5/4 और 5/4 थे, 5/4 और 5/4 थे। अब 5/4 और 5/4 थे तो ये ऊपर से अपरिबद्ध था, ऊपर से अपरिबद्ध था तो उसने कहा है इष्टतम, उसने ये नहीं कहा कि मैक्सिमम करना है कि मिनिमम करना है। तो इस समस्या के लिए केवल निम्नलिखित मान प्राप्त हो सकता है, उच्चिष्ट हो सकता है, दोनों मान प्राप्त हो सकते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इस समस्या के लिए केवल निम्नलिखित मान प्राप्त हो सकता है, क्योंकि समस्या के प्रतिबंधों से अगर सुसंगत तल क्षेत्र ज्ञात किया जाए तो वह ऊपर से अपरिबद्ध है। कैसा है, ऊपर से अपरिबद्ध है। तो यहाँ से केवल निम्नलिखित मान प्राप्त किया जा सकता है, चूंकि सुसंगत तल क्षेत्र ऊपर से अपरिबद्ध है। 3 टाइप के एग्जाम्पल हैं ग्राफिकल विधि के द्वारा। एक तो उस टाइप का है कि अगर समस्या ऊपर से परिबद्ध है तो डेफिनेटली उसका मिनिमम मान भी प्राप्त होगा। अगर समस्या ऊपर से परिबद्ध नहीं है तो मिनिमम मान प्राप्त होगा, मैक्सिमम नहीं हो सकता। यदि सुसंगत तल क्षेत्र में केवल एक ही बिंदु ओवेनिस्ट आता है तो वही मैक्सिमम होगा और वही आपका मिनिमम होगा। 3 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं और 3 ही टाइप का रिजल्ट पूछ सकता है ग्राफिकल विधि के द्वारा एग्जामिनर। इससे अतिरिक्त कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। मैं पूरा एनालिसिस करने के बाद ही आपको पढ़ाता हूँ बहुत अच्छे से, और मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर ना जाए। जैसे कि कॉन्वेक्स सेक्ट के मैंने टोटल 16, 17, 18, 20 एग्जाम्पल कराए थे और केवल ज्यामिति व्याख्या के अनुसार ही हम उसके आंसर लगा सकते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा धीमा पढ़ाता था, लेकिन अब थोड़ा सा स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है, टाइम कम है। तो जितना भी हो सकता है हम आपको प्रयास करेंगे कि आपका प्रत्येक टॉपिक अच्छे से सॉल्व हो। इसके लिए आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, उजाला सर मैथ्स के नाम से YouTube चैनल है और इसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर आपको PDF मिल जाएगी। और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप सभी एग्जाम पेपर में लग जाएं। और आप भी कमेंट करके और शेयर करके मुझे बताएं कि अगर वीडियो के अंदर और कमियां हो मैं उसे भी निकालने का प्रयास करूंगा और साथ में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम देने का प्रयास करूंगा। और भी अगर आप चाहते हैं कि सर अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएं और इससे भी अच्छा हमें गेन कराएं तो मैं और भी इससे अच्छी वीडियो बनाऊंगा और आपको जितना भी हो सकता है उतना प्रोवाइड कराऊंगा। आज के लिए काफ़ी है, धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे, राम राम साहब।